जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग जनरल साइंस फिजिक्स का लास्ट चैप्टर करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें हम लोग न्यूक्लियर फिजन के बारे में देखेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में देखेंगे, न्यूक्लियर फिजन से निकले एप्लीकेशन, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बात करेंगे, एटॉमिक बॉम्ब के बारे में बात करेंगे और न्यूक्लियर फ्यूजन के एप्लीकेशन हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक ही वीडियो में आपका पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग देखते हैं अपनी न्यूक्लियर फिजिक्स का लास्ट चैप्टर। तो हम लोग शुरुआत करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी से। न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ने के लिए सबसे जो फंडामेंटल चीज़ है, हमें न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जानना होगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है एनर्जी पे डिपेंडेंट है कि जो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे वो क्या होंगे, एनर्जी रिलीज़ करेंगे और बहुत हैवी अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करेंगे। तो ये एनर्जी रिलीज़ कैसे होगी, एनर्जी को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, एनर्जी को कूल कैसे किया जाएगा, ये सारी बातें अब हम लोग इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, डाल्टन साहब होते थे जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने एटम की थ्योरी दी थी। ठीक है, इन्होंने बोला था एटम जो होता है वो इनडिविजिबल पार्ट है। ठीक है, एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्ट है और ये फंडामेंटल एलिमेंट है नेचर का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद लोग पढ़ना शुरू किए इनके बारे में और जानना शुरू किए, इनकी थ्योरीज के बारे में जानना शुरू किए। तो फिर इनके क्या हुआ, इनकी क्रिटिसिज्म्स आने लगे इनकी थ्योरी के। फिर ये हुआ कि थॉमसन मॉडल आया, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम आया। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ने बताया कि जो भी जितने भी एटम हैं उसमें पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होते हैं 10⁻⁻10 मीटर के। ठीक है, तो आपको इतना नहीं जानना है, बस आपको ये जानना है। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, बहुत रिफाइंड वर्जन ऑफ एटॉमिक थ्योरी आई थी। रिफाइंड वर्जन ऑफ एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा गया था कि जो एटम है वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, एटम जो है आगे भी डिविजिबल होते हैं। आगे किस में डिविजिबल होते हैं ये देखते हैं। तो आगे जिसमें डिविजिबल होते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, एटम के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होते हैं प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रल रहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन यहाँ पे बीच में रहते हैं। ठीक है, बीच में रहते हैं और इनकी चारों तरफ इनके ऊपर एक सैटेलाइट घूमती रहती है, इनके ऊपर नज़र बनाए रहती है कि ये कोई बदमाशी तो नहीं कर रहे हैं। वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इनके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, चारों तरफ इनके चक्कर लगाते रहते हैं, इनको डांटते रहते हैं हमेशा। इसीलिए लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, हमेशा बैश करते रहते हैं, हमेशा पढ़ने के लिए बोलते रहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सुनते नहीं हैं। ठीक है, बहुत डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ये सब करते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, फिर भी ये क्या है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है एकदम, नहीं सुनता है इलेक्ट्रॉन की, वो अपने मन की करता है। प्रोटॉन सुनता है और वो पॉजिटिव रहता है हमेशा, वो बोलता है कि हाँ मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को प्राउड फील कराएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है और न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में आशा करते हैं समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाई बहन है, इनके बीच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। ठीक है, ऑब्वियसली भाई बहन के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ठीक है, या आप अगर भाई भाई हैं आपके, तो आप मान लीजिए ये प्रोटॉन बड़े भाई हैं और न्यूट्रॉन छोटा भाई हैं। जैसे हम छोटे भाई हैं, नकारे हैं, ठीक है, निगेटिव हैं, मतलब न्यूट्रल है, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ये न्यूट्रॉन हो गए और ये प्रोटॉन हो गए। ठीक है, ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, तो इन दोनों में बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इन दोनों की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसको एक नाम दे दिया गया, प्यारा सा नाम, रक्षाबंधन वाला न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, रक्षाबंधन वाली न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, रक्षाबंधन वाली न्यूक्लियर फोर्स इसका नाम दे दिया गया। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि इलेक्ट्रॉन को डिफाई कर देती है, मम्मी पापा को डिफाई कर देती है एक दूसरे को बचाने के लिए। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिएगा, न्यूक्लियर फोर्स जो है, न्यूक्लियर फोर्सेज जो होती हैं वो स्ट्रांगेस्ट फोर्सेज ऑफ नेचर है। ठीक है, स्ट्रांगेस्ट फोर्सेज ऑफ नेचर है। जब हमने चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में हमने 4 फोर्सेस के बारे में बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, तो हमने आपको इसमें बताया था कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होती हैं, क्योंकि उनको एक ही छोटे से न्यूक्लियस के ही अंदर रहना है। ठीक है, छोटे से न्यूक्लियस के ही अंदर रहना है, इनको और कहीं बाहर तो जाना नहीं है। छोटे से न्यूक्लियस के अंदर जब रहना है तो बहुत आराम से एक दूसरे को ये क्या करे हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं, बहुत बहुत जकड़ के रखे हुए हैं एक दूसरे को। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे को बहुत जकड़ के रखे हुए हैं। ठीक है, तो इनको
अलग करना बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है, क्योंकि इनके पास जो फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, वो क्या है, वो है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अर्थ। साथ ही साथ आप ये बात याद रखिए न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, स्ट्रॉन्गेस्ट तो ही हैं और बहुत ही छोटे दायरे में ये काम करते हैं, बहुत ही लिमिटेड रेंज होती है इनकी, ठीक है, इनकी रेंज सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर तक होती है, ठीक है। जैसे हमने देखा था ग्रेविटेशनल जो रेंज होती है, सन की ग्रेविटी और मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी को अफेक्ट करती है, तो बहुत ज़्यादा लंबी रेंज होती है ग्रेविटी की, इसीलिए ग्रेविटी क्या है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ द अर्थ थी। तो उसी का उल्टा है न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस क्यों है, क्योंकि भाई बहन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो आपस में इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे को इतना समझते हैं, एक दूसरे के हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं, इसलिए क्या होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स होता है। और ये बहुत ही लिमिटेड होता है ना, बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत ही लिमिटेड फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाती है, ठीक है। लिमिटेड क्यों होता है, क्योंकि इनको न्यूक्लियस के ही अंदर अपना रोल प्ले करना है, ठीक है, घर के ही अंदर रहना है, बाहर जाना नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो जाती है और ये बहुत ही लिमिटेड रेंज में काम करती है, ठीक है। ये दो बातें आप न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच की जो एनर्जी होती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। जब ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं तो इन्हें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है और ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, ये न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है, ये एनर्जी रिलीज करते हैं, उसी को हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी कह देते हैं, ठीक है। जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है ये अलग होता है, ये टूटता है, तो बहुत जैसे न्यूट्रॉन की, मान लीजिए न्यूट्रॉन बहन है, न्यूट्रॉन की शादी हो गई, अब जा रही है अपने वो घर मायके ससुराल में, तो बहुत रोना पिटना मचता है ना, बहुत विदाई के टाइम क्या कहते हैं उसको, भीगी पलकें, तारों की छाँव में, पता नहीं क्या क्या चीज़ें तो होती रहती हैं। तो क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आशा करते हैं आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में चीज़ें पता चल गई होंगी, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बात कर ली। अब जो भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा उनके बारे में पढ़ते हैं और थोड़ा अंदर जाते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस की या न्यूक्लियर फिजिक्स की। तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी इन द कोर ऑफ एन एटम। कोर ऑफ एन एटम में क्या है, कोर में है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, भाई और बहन। भाई और बहन के सैटेलाइट कौन है, इनके मम्मी पापा, इलेक्ट्रॉन, जो कि लगता है हमेशा निगेटिव बातें करते हैं, हालांकि होते बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको पढ़ाई करने के लिए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बूस्टअप करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए डांटते रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या लगते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लगते हैं। न्यूट्रॉन छोटा भाई है, छोटी बहन है, नकारा है, न्यूट्रल है, ठीक है। हालांकि छोटे भाई बहन भी अपने काम आते हैं जैसे हम हैं, लेकिन फिर भी अब हम कुछ भी कर लें, बड़ा भाई माना जाएगा, बड़ा भाई हमेशा ये माना जाएगा कि जिम्मेदारी निभाता है, मेच्योरली एक्ट करता है, ये करता है, वो करता है। हम चाहे जाके मार्स पे चले जाएं तब भी हमारी वैल्यू वो नहीं होगी जो बड़े भाई की वैल्यू है, ठीक है, अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। तो जो है प्रोटॉन बड़े भाई हैं, पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा सब कुछ ठीक कर देते हैं, और न्यूट्रल छोटे भाई रहते हैं, वो सब छोड़ देते हैं प्रोटॉन पे, बड़े भाई पे, बड़ा भाई है संभाल लेगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन हो गए न्यूट्रल और ये प्रोटॉन हो गए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इनके इर्द गिर्द कौन है, इनके इर्द गिर्द है इलेक्ट्रॉन, मम्मी पापा, जो लगता है निगेटिव है लेकिन आपके भले के लिए निगेटिव है, ठीक है, आपको पॉजिटिव करने के लिए ये निगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए नेगेटिव, ठीक है। तो ये फंडामेंटल, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियस व्हेन द बॉन्ड्स होल्डिंग इट टुगेदर आर ब्रोकन। तो हमने आपको बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो बॉन्ड होता है उसको न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। जब ये न्यूक्लियर फोर्सेस अलग अलग होती हैं तब क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, इसी को न्यूक्लियर एनर्जी कह देते हैं, ठीक है, कि वो क्या कह देते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कह देते हैं। इसके बाद एटम्स के कॉम्पोजिशन हमने देखे, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली इलेक्ट्रिकल चार्ज, न्यूट्रॉन्स नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली इलेक्ट्रिकल चार्ज। न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स क्या है, प्रोटॉन भाई है, बड़ा भाई है, न्यूट्रॉन छोटा भाई है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मम्मी पापा है, इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि कोई बदमाशी तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, एनर्जी का सोर्स क्या होता है। एनर्जी का जो सोर्स होता है वो होता है बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, वो क्या होता है, वो होता है
जो कि न्यूक्लियस को एक इकट्ठे करके रखता है, वो होता है एनर्जी का सोर्स। न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज थ्रू फिजन। अभी हम देखेंगे फिजन क्या होता है और फ्यूजन क्या होता है, और इसी से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, इसी से बिजली जनरेट होती है। सन में जो एनर्जी है वो फ्यूजन से जनरेट होती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस होती है जिसमें एक एक हाइड्रोजन गैस क्या होते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जो हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिलीजिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, आगे चल के हम लोग इसमें डीप डाइव करेंगे। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, एटम्स आर स्प्लिट अपार्ट रिलीजिंग एनर्जी। वही जो हमने बताया था, जब भाई जो न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मान लीजिए छोटी बहन है, प्रोटॉन बड़ा भाई है, तो जब न्यूट्रॉन की शादी हुई, ये घर जाने लगी, अपने ससुराल जाने लगी, तो बहुत ज़्यादा दुखी हुई। जो बॉन्ड था वो टूट रहा था, टूट जा रहा था, मतलब एक तरीके से वीक हो रहा था कि अब ये घर चली जाएंगी, अपने भूल जाएंगी, ये वो है ना। तो ऐसी बात सोचते हैं सब लोग। तो ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो बॉन्ड था, वो जब लूज होता है, जब टूटते हैं ये लोग, तो क्या होता है, बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन इज यूज्ड इन ऑल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स विद मोस्टली यूरेनियम एटम्स। अभी हम सारी चीज़ें बात करेंगे, सारी चीज़ों के में, कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, कौन कौन से उसमें फिजाइल मटेरियल्स यूज़ होते हैं, कूलेंट क्या क्या यूज़ होते हैं, मॉडरेटर्स क्या क्या यूज़ होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, ये सारी बातें करेंगे। न्यूट्रॉन कोलाइड्स विद यूरेनियम स्प्लिटिंग इट एंड रिलीजिंग हीट, ठीक बात है, ठीक है। फिर चेन रिएक्शन होता है, ये सारी बातें अभी हम करेंगे। यहाँ पे हम आपको क्या समझाएं, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए होता है न्यूक्लियर फिजन को करने के लिए, जिसमें यूरेनियम जो है वो वाइडली यूज्ड फ्यूल है, ठीक है। यूरेनियम जो है वो वाइडली यूज्ड फ्यूल है, क्योंकि एक न्यूट्रॉन लेके क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके ये हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किस बारे में बात की, हमने न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बात की, हमने फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात की, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की, उनके बीच न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बात की। न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में ये देखा कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज ऑफ अर्थ हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज हैं लेकिन बहुत लिमिटेड रेंज में है, इनकी जो रेंज है, इनकी जो कैपेसिटी है एक्ट करने की, ये बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और न्यूक्लियर फिजन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी लास्ट स्लाइड में हम लोग ने न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में देखा था, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में देखा था। अब वो जो फोर्सेस जब वो टूटते हैं, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स टूटते हैं, तब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं, जब कोई स्टेबल न्यूक्लियस है, मान लीजिए कोई स्टेबल SN स्टेबल न्यूक्लियस है, उनको क्या किया गया है, एक स्टेबल न्यूक्लियस है, एक स्टेबल इंसान है, उसके ऊपर बहुत प्रताड़नाएं की गई हैं, बॉम्बार्डमेंट किया गया है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है। तो क्या हुआ, वो अनस्टेबल हो गया। अब अनस्टेबल हुआ तो क्या करने लगा, मारपीट करने लगा, ठीक है। अनस्टेबल हुआ तो मारपीट करने लगा, एनर्जी रिलीज होने लगी, ठीक है। वो अपनी एनर्जी रिलीज करने लगा, मारपीट करने लगा, दूसरों को परेशान करने लगा, क्योंकि पहले तो वो स्टेबल था तो शांत था, पर जब वो अनस्टेबल हुआ, जैसे अनस्टेबल कंट्रीज होती हैं, आप देख लीजिए बांग्लादेश है, वहाँ पे कितनी ज़्यादा ज़ातियाँ हो रही हैं, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ स्पेशली, और हर जगह मतलब जहाँ पे भी ऐसी अनस्टेबल चीज़ें होती है, पाकिस्तान देख लीजिए आप, अनस्टेबल हो गया था एक टाइम पे, और अभी भी ऑलमोस्ट अनस्टेबल ही है, इकोनॉमिकली अनस्टेबल है, ठीक है। तो क्या करते हैं वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन अपना वेंट आउट करते हैं माइनॉरिटीज़ पे, स्पेशली बांग्लादेश में तो अभी हमने देखा है कितने हिंदूज को अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं, या उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप तोड़ रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, क्या मिलेगा इन सब चीज़ों से, कुछ नहीं। अननेसेसरी हेट्रेड और बढ़ेगी, इनटॉलरेंस और बढ़ेगा, एटमॉस्फेयर और ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे थे हम लोग कि स्टेबल जो न्यूक्लियस होते हैं वो कैसे अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो जब अनस्टेबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हम अपने बिहेवियरल चीज़ों में भी देखते हैं कि जब हमारे इर्द गिर्द लोग अनस्टेबल होते हैं, कंट्रीज अनस्टेबल है, तो वो दे रिजॉर्ट टू वायलेंस, ठीक है। तो वो एनर्जी रिलीज करती हैं अपनी। तो इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से न्यूक्लियस में भी होता है। तो न्यूक्लियस जो स्टेबल होता है, उसमें क्या किया जाता है, बॉम्बार्डमेंट किया जाता है, ठीक है। बॉम्बार्डमेंट किया जाता है, ठीक है। बॉम्बार्डमेंट किया जाता है जानबूझ के, ठीक है। यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि एंड प्रोडक्ट जो होगा वो एनर्जी होगी, और एनर्जी जो है फ्रूटफुली प्रोडक्टिवली यूटिलाइज की जाएगी, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबल न्यूक्लियस को क्या किया जाता है, बॉम्बार्ड किया जाता है। जब स्टेबल न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड किया जाता है तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियस हो जाता है, ठीक है। अनस्टेबल न्यूक्लियस हो जाने के बाद क्या होता है, वो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटी सी बात हो गई थी न्यूक्लियर रिएक्शंस की। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक फिजन होता है, एक फ्यूजन होता है, ठीक है। एक फिजन होता है और एक
फ्यूजन होता है। ठीक है, तो फ्यूजन आप समझ ही रहे हैं, फ्यूजन मतलब क्या होगा, दो चीज़ें आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, दो चीज़ें आपस में मिलके फ्यूज हो गई, उसको फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। ठीक है, उसको फ्यूजन कहेंगे। जब आप दो दोस्त होते हैं, दो अलग अलग टेस्ट सीरीज लगाते हैं और फिर मिल के साथ में डिस्कस करते हैं, तो जो डिस्कशन का कोर निकल के आता है, डिस्कशन का एक बढ़िया से एक रिजल्ट निकल के आता है, वो चौगुना हो जाता है, मतलब काफ़ी टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूजन हो गया, आपकी टेस्ट सीरीज़ की नॉलेज का या आपके जो भी आपने पढ़ा होगा उसका फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, फ्यूजन हो जाता है, तो वो ज़्यादा आपको प्रोडक्टिव फील होता है। ठीक है, जैसे क्लास में क्या होता है, कोई क्लास आप गए हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे फ्यूजन होता है, कई आइडियाज़ आ रहे हैं लोगों के, कोई कुछ आइडिया दे रहा है, कोई कुछ अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स का फ्यूजन होता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स का फ्यूजन होता है और जो फिर निकलता है वो एक प्रोडक्टिव एनरिच्ड डिस्कशन होता है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जब एक स्टेबल आदमी क्या होता है, या एक स्टेबल चीज दो अलग अलग हिस्सों में हो जाती है। ठीक है, दो अलग अलग हिस्सों में हो जाती है, तो उसको फिजन कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। तो अलग अलग होने पे भी एनर्जी रिलीज होती है और साथ में आने पे भी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, साथ में आने पे भी एनर्जी रिलीज होती है। तो जहाँ यहाँ पे हम जिस न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करेंगे वो है फिजन। ठीक है, वो है न्यूक्लियर फिजन, मतलब अलग अलग होंगे यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग होंगे। ठीक है, जो न्यूट्रॉन्स हैं, अभी जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से एनर्जी खूब रिलीज होगी। ठीक है, इससे पहले हम लोग आपको एक वीडियो दिखा देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर बॉम्बार्ड हुआ, दूसरा न्यूट्रॉन निकला, ये दूसरा न्यूक्लियस बॉम्बार्ड हुआ। ठीक है, इसी तरह देखिए कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी एनर्जी रिलीज होती जा रही है। ठीक है, कितनी एनर्जी, देखिए इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए फिर से एक बार, ये न्यूट्रॉन, अब हम आपको पहले थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम लोग पहले न्यूक्लियर फिजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, व्हेन बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स, याद रखिएगा न्यूट्रॉन्स आर डन ऑन एलिमेंट्स एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम में जब न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट होता है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस आपको दिखा था। ठीक है, ये सॉरी न्यूट्रॉन्स दिखा था, और इधर जहाँ पे ये बम्बार्ड हो रहा था वो क्या था, वो एटम था। ठीक है, वो क्या था, वो एटम था। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। तो न्यूट्रॉन्स जब बम्बार्ड किए जाते हैं एटम्स पे, तब क्या होता है, एटम्स के अंदर क्या होते हैं, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फिर क्या होता है उसमें, जब न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड किए जाते हैं न्यूक्लियस पे, तो लाइटर पार्टिकल्स सच एज अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन्स आर एमिटेड ड्यू टू आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटॉमिक्स न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूट्रॉन इसमें खूब जोर से आया। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, खूब जोर से न्यूट्रॉन इन पे बॉम्बार्ड किए, ढेर सारे न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किए गए, तो क्या हुआ, इसमें जो चीज़ें थी वो अलग अलग हो गई, आर्टिफिशियली अलग अलग हो रही, प्रोटॉन अलग हो गए, न्यूट्रॉन अलग हो गए, इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। ठीक है, लाइटर पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, बीटा पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स रिलीज होने लग गए। तो ये आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन है। ये कैसे हुए डिसइंटीग्रेशन, न्यूट्रॉन्स के बॉम्बार्डमेंट से हुए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन हुआ। डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, टूट गए आपस में। ठीक है, विखंडित हो गए, डिसइंटीग्रेशन हो गया। सम न्यूट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब बाय द न्यूक्लियस रिजल्टिंग टू फॉर्म इट्स ओन आइसोटोप्स। ठीक है, तो कुछ न्यूट्रॉन्स ने क्या किया, कुछ न्यूट्रॉन्स ने तो इनको अलग अलग कर दिया, और कुछ न्यूट्रॉन्स जो थे वो न्यूक्लियस ने एब्जॉर्ब कर लिए। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जैसे यूरेनियम 235 की, ठीक है, यूरेनियम 235 की, तो यूरेनियम 235 क्या करते हैं, यूरेनियम 235, और यहाँ पे 92 लिख देते हैं। ठीक है, इनके यहाँ 92 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, 92 प्रोटॉन्स, ये तो आपको पता ही होगा ना नोटेशन, रुकिए एक बार फिर से सही से लिख देते हैं। हम लोग न्यूक्लियर फिजन समझ रहे हैं और यूरेनियम का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यूरेनियम U35, 235 मतलब मास नंबर है। मास नंबर क्या होता है, मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और नीचे जो 92 है वो प्रोटॉन नंबर है, मतलब एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये हम दूसरे से न्यूट्रॉन बना देते हैं। ठीक है, ये ग्रीन कलर का न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का न्यूट्रॉन क्या किया गया, यूरेनियम पे बॉम्बार्ड किया गया, यूरेनियम के न्यूक्लियस पे बॉम्बार्ड किया गया। ठीक है, तो अभी तक क्या है, अभी तक ये न्यूक्लियस जो, अभी तक यूरेनियम जो है ये क्या है, ये स्टेबल एलिमेंट है। ठीक है, यूरेनियम जो है अभी तक स्टेबल है, एस से याद रखिएगा, स्टेबल है। ठीक है, एस से स्टेबल याद रखिएगा। ठीक है, अभी तक क्या है, अभी तक ये स्टेबल है। ठीक है, अभी तक ये स्टेबल है। अब ग्रीन कलर का जो न्यूट्रॉन है वो हिट किया, वो बम्बार्ड किया गया यूरेनियम 235 पे। ठीक है, अब क्या हुआ, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया गया। ठीक है, न्यूट्रॉन को क्या किया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। ये इसकी इक्वेशन ऐसे हो गई, इसकी इक्वेशन +0 प्लस
n न्यूट्रॉन इन पे वो किया गया ना बोम्बार्ड, n1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन 0, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इनका हो जाएगा बेरियम प्लस क्रिप्टॉन। अभी हम बेरियम के एटॉमिक नंबर और मास नंबर नहीं लिख रहे हैं, क्रिप्टॉन के भी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। क्रिप्टॉन प्लस ये 3 अलग अलग न्यूट्रॉन्स इसमें एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है। 3 न्यूट्रॉन्स इसमें एनर्जी रिलीज करेंगे और ये कैसा हो जाएगा, ये यूरेनियम 236 हो गया है अब, ठीक है। इन्होंने एक न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये अनस्टेबल यूरेनियम हो गया, यूरेनियम 236 अब अनस्टेबल यूरेनियम हो गया, ठीक है। तो ये जो बात कही थी, ये बात कही गई थी 1938 में। हान और स्ट्रासमैन एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने डिस्कवर किया था जब यूरेनियम 235 जो है बॉम्बार्ड किया जाता है थर्मल न्यूट्रॉन से, तो ये क्या होते हैं, ये स्प्लिट अप हो जाते हैं बेरियम में और क्रिप्टन में, ठीक है। बेरियम और क्रिप्टॉन में अलग अलग हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। यहाँ पे हमने देखा जब जैसे ही यहाँ पे न्यूट्रॉन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड किए जाते हैं तो इनकी आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन होगी, ये पॉइंट याद रखिएगा, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन किस फॉर्म में होता है, तो बेरियम और क्रिप्टॉन के फॉर्म में होता है, ठीक है। बेरियम और क्रिप्टॉन के फॉर्म में विद एमिशन ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। 3 और न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं, ठीक है। 3 अलग न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं, ठीक है। 3 अलग न्यूट्रॉन्स होते हैं प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है, एमईवी की एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये एनर्जी की बात होती है, ठीक है, ये एनर्जी की बात होती है। तो यहाँ पे पहले हमने शुरुआत की थी 1 इलेक्ट्रॉन से, ये देखिए ये वाला जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन था, और जब यहाँ पे आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन हुआ तब 3 न्यूट्रॉन्स हो गए, ठीक है। पहले 1 न्यूट्रॉन था, एक न्यूट्रॉन था, ये वाला आप याद रखिएगा, इसको ऐसे याद रखिए, ये न्यूट्रॉन है ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन न्यूट्रॉन है। और अब कितने हो गए, अब 3 न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन हुआ, ठीक है, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन हुआ। अब ये 3 न्यूट्रॉन है, ठीक है, अब ये 3 न्यूट्रॉन है हमारे पास, एक्स्ट्रा 3 न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। एक्स्ट्रा 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक और यूरेनियम पार्टिकल है मान लीजिए, ठीक है, यूरेनियम पार्टिकल और बहुत ढेर सारे यूरेनियम स्टेबल पार्टिकल 235 तो ये जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं ये आपस में क्या करेंगे, अब जाके एक एक यूरेनियम को बॉम्बार्ड अपने आप करने लगेंगे, ठीक है। ये वाला यहाँ पे चला गया, ये वाला यहाँ पे चला गया, तो अब 3 पहले पे 3 निकले थे, तो 3 पे कितने निकलेंगे, अब 3 पे 3 और निकलेंगे, तो 9 हो गए, 3 3 जा 9, 9 न्यूट्रॉन्स हो गए, ठीक है। 9 न्यूट्रॉन्स आके यूरेनियम न्यूक्लियस को स्प्लिट करने लगा, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन करने लग गए, 9 के बाद 37 निकल गए। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये सस्टेन्ड चेन रिएक्शन है। बस एक न्यूट्रॉन की तरफ, एक न्यूट्रॉन यहाँ पे बॉम्बार्ड किया गया था यूरेनियम पे, फिर यूरेनियम का आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन हुआ बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 अलग न्यूट्रॉन्स में, तो ये जो 3 अलग न्यूट्रॉन्स निकले ये आगे चल के क्या हो गए, ये आगे चल के जो और यूरेनियम न्यूक्लियस थे उन पे बॉम्बार्ड हुए और फिर एनर्जी ऐसे रिलीज होते चली गई, तो ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती चली गई, ठीक है। तो ये पूरा सस्टेन्ड चेन रिएक्शन था न्यूक्लियर फिजन का, ठीक है। तो समटाइम्स न्यूट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब बाय न्यूक्लियस रिजल्टिंग इनटू फॉर्म इट्स ओन आइसोटोप। तो अभी हम देखेंगे कैसे आइसोटोप बन जाते हैं, यूरेनियम जो 236 होता है वो फिर आइसोटोप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गामा फोटॉन्स, ये याद रखिएगा, गामा फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन इज अ प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस, तो अभी हमने देखा यूरेनियम का हैवी न्यूक्लियस आफ्टर एक्सेप्टिंग अ न्यूट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ब्रेक डाउन into 2 lighter nuclei of comparable masses। 2 lighter nucleus कौन कौन से हो गए, क्रिप्टॉन और बेरियम, ठीक है, क्रिप्टॉन और बेरियम, साथ ही साथ 3 जो न्यूट्रॉन्स थे वो एक्स्ट्रा रिलीज हो गए, ठीक है। इन दिस प्रोसेस सम वेरी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्रोकन सेगमेंट्स एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज आर रिलीज, ठीक है। सम वेरी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स कौन से थे, जो 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए थे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्रोकन सेगमेंट्स, काइनेटिक एनर्जी निकली थी क्योंकि यहाँ पे यूरेनियम का जो न्यूक्लियस था वो अलग अलग हुआ था, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन हुआ था बेरियम में और क्रिप्टॉन में, ठीक है। और साथ ही साथ हाई वोल्ट की एनर्जी रिलीज हुई थी, ठीक है। द एटम बॉम्ब एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रिंसिपल डिपेंड अपॉन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो ये बात हम आगे देखेंगे, एटॉमिक बॉम्ब होता है और जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ये सब न्यूक्लियर फिजन पे काम करते हैं। सोचिए क्यों काम करते होंगे, फ्यूजन भी तो कराया जा सकता है, क्योंकि फिजन में क्या होता है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो जितनी न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 3 3 न्यूट्रॉन्स एमिट हुए थे, हमने देखा था, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा ना क्लीन कर देते हैं फिर समझ आएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे चेन रिएक्शंस चाहिए होता है हमें, चेन रिएक्शंस अपने आप सेटअप हो जाते हैं। पहले जो न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड किए जाते हैं
उनसे क्या होता है, उनसे 3 और न्यूट्रॉन्स निकल जाते हैं, ठीक है। उनसे क्या होता है, 3 और, ये आप याद रखिए यहाँ पे पहले न्यूट्रॉन एन याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट एन, ये यूरेनियम न्यूक्लियस है, ठीक है, यू एन यूरेनियम का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये पहले बम्बार्ड हुए तो इसमें से क्या एमिट हुए, इसमें से खूब एनर्जी रिलीज हुई और 3 अलग अलग न्यूट्रॉन्स और रिलीज हो गए, ठीक है। N1 मान लीजिए, N2 और N3, ठीक है, N2 N3 रिलीज हो गए, ठीक है। ये न्यूट्रॉन रिलीज हो गए, ठीक है। अब इनसे क्या हुआ, इनसे 3 और निकल गए, ठीक है, इनसे 3 N4 N5 N6, ठीक है। इनसे भी 3 निकल गए, N7 N8 N9, और N2 से भी निकल गए 3, N9 N10 N11, ठीक है। ये न्यूट्रॉन्स देखिए हर 3 से, अब इन 3 से निकलेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये मान लीजिए एटॉमिक, जो एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में हम बात करें अगर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे ये सस्टेन्ड चेन रिएक्शन शुरू हो गया था, बस एक न्यूट्रॉन एमिट करने की देरी थी और अपने आप ये न्यूक्लियर फिजन होने लग गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ हमने लगा दी, कोई ऐसे कूलेंट लगा दिया या कोई ऐसी एब्जॉर्बिंग बॉडी लगा दी, जो क्या हुआ, जो इन 3 को, इन 6 न्यूट्रॉन्स को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। मान लीजिए अभी हम आप आगे बात करेंगे, कैडमियम की एक रॉड लगा दी जो इनको 6 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ली, बाकी इन 3 न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को यूटिलाइज कर ली, ठीक है। ये हमारे लिए जो 9 न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे थे आगे 3 न्यूट्रॉन से, पहले 1 न्यूट्रॉन एमिट हुआ, 1 न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन एमिट हुए और फिर 3 न्यूट्रॉन से 9 न्यूट्रॉन्स एमिट होते चले गए, तो ये चेन रिएक्शन हुआ। पर हमें सिर्फ ज़रूरत है 6 न्यूट्रॉन्स की, ठीक है, हमें सिर्फ 6 न्यूट्रॉन्स की ज़रूरत है बिजली बनाने के लिए, ठीक है। तो ये 3 न्यूट्रॉन्स हो गए, ठीक है, और ये 3 न्यूट्रॉन्स हो गए, दिस प्लस दिस, ठीक है, दिस प्लस दिस, तो इतने की ही एनर्जी के चाहिए। पर इनका क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा रिलीज हुए हैं, ये जो एक्स्ट्रा रिलीज हुए हैं इनका क्या होगा, तो इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। ये जो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इनको कैडमियम की रॉड से या बेरियम की रॉड से, जिंक की रॉड से, तो इन सबको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल्ड रिएक्शन हो गया अब ये, ठीक है। हमने कंट्रोल कर लिया, कुछ न्यूट्रॉन्स हमने एब्जॉर्ब कर लिए, कुछ न्यूट्रॉन्स हमने ऐसे सेटअप किया कि एब्जॉर्ब हो गए और जितनी एनर्जी हमें चाहिए थी उतनी ही एनर्जी हमने यूज़ की, यूटिलाइज कर ली, ठीक है। तो बाकी 6 न्यूट्रॉन्स जो थे वो हमने एब्जॉर्ब करा दिए और बाकी जो 6 न्यूट्रॉन्स बचे थे हमारे पास उनकी हमने एनर्जी कन्वर्जन कर दिया, ठीक है। तो इसलिए जो कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियर फिजन में होता है, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, फिजन का प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए फिजन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है क्योंकि ये क्या किए जा सकते हैं, ये कंट्रोल किए जा सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस है वो कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। द मेन फैक्ट रिलेटिंग टू न्यूक्लियर फ्यूजन इज दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, दिस एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑन फिजन ऑफ 1 ग्राम यूरेनियम 5 into 10 raised to the power 23 million electronic volt energy is released, which is equal to energy produced by exploding 20 tons of trinitride toluene। ये एक बहुत भयंकर तरीके का क्या है, डायनामाइट टाइप की चीज़ है। तो जब तक 20 टन के इतने टीएनटीज एमिट करते हैं उतनी एनर्जी एक बार में 1 ग्राम यूरेनियम एमिट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी का और यूरेनियम का यूज़ होता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे एक बार फिर से हम डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं ताकि एकदम अच्छे से क्लैरिटी हो जाए और इसके बाद कभी भी कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे, ठीक है। तो हमने आपको बताया एक न्यूट्रॉन्स कैसे बॉम्बार्ड किया जाता है न्यूक्लियस में बॉम्बार्ड किया गया, यहाँ पे फ्रैगमेंट्स निकले और 3 अलग अलग न्यूट्रॉन्स निकल गए, 3 अलग अलग न्यूट्रॉन्स निकल गए। अब ये जो 3 अलग न्यूट्रॉन्स हैं ये आगे जाके और 3 में बनेंगे, फिर ये 3 में बनेंगे और ये 3 में बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सस्टेन्ड चेन रिएक्शन चलता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप समझ जाएंगे, ये एक न्यूट्रॉन है, ये बॉम्बार्ड किया, इससे एक और निकले, इससे 2 और निकले, 3 और निकले, 4 निकले, ऐसे देखिए सारे निकल के खूब बॉम्बार्ड करेंगे और सब ये सब यूरेनियम पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है, ये ऐसे काम करता है। अब एक बार रिएक्शंस देख लेते हैं, एक बार इक्वेशंस देख लेते हैं, तब ताकि क्या है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार हम लोग रिएक्शंस देख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे कि कैसी चीज़ें अब काम करती हैं, ठीक है। ये देखिए 1 मिनट इसको हटा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था यूरेनियम 235 यूज़ होता है, ठीक है। यूरेनियम 235 यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर फिजन में, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन में यूरेनियम 235 यूज़ किया जाता है, ठीक है।
यूरेनियम 235 न्यूक्लियस एब्जॉर्ब्स अ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हमने आपको बताया था ये वाला इक्वेशन, यूरेनियम 235 और ये 92 एटॉमिक वेट है, मतलब प्रोटॉन है इनके पास, और 235 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है। इनके ऊपर जब एक न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट होता है तब ये अनस्टेबल न्यूक्लियस हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। 236 जो होती है इनकी क्या हो जाती है, मास वेट हो जाता है, मास एनर्जी हो जाती है, मास नंबर हो जाता है, और 92 एटॉमिक वेट रहता है। प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आता, जो एक न्यूट्रॉन एमिट किया गया था, बम्बार्ड किया गया था यूरेनियम न्यूक्लियस में, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो अब ये यूरेनियम 236 हो गए हैं, ठीक है। यूरेनियम 236 हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। तो अब स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, ये स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी लेने के लिए ये स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्यों स्प्लिट होते हैं, कोलंबियन फोर्सेस, कोलंबियन रिपल्सिव फोर्सेस लगती हैं इसमें, इतना डीप में जानने की जरूरत नहीं है। बस आप ये याद रखिए कि यूरेनियम 236 बनता है एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके। फिर ये जो यूरेनियम 236 है ये क्विकली स्प्लिट हो जाता है इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई, बेरियम 144 एंड क्रिप्टॉन 89। बेरियम 144 मतलब इनके पास 144 न्यूट्रॉन्स हो गए, और इनके पास 89, सॉरी इनके पास इनका मास नंबर 144 हो गया, और क्रिप्टॉन का मास 89 हो गया। तो ये छोटे छोटे न्यूक्लियाइज में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। हालांकि जो रिजल्टेंट एनर्जी है वो सेम ही रहेगी। आपको ऐसा लग रहा हो कि जब ये छोटे छोटे में हो गए हैं तो इनकी एनर्जी भी छोटी हो गई होगी, ऐसा नहीं है। ये आइंस्टीन साहब ने जो एक दिया था E=mc², वो यही बताता है कि एनर्जी सेम ही रहती है फिजन में भी और फ्यूजन में भी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गई है तो एनर्जी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है, एनर्जी ज़्यादा ही रहेगी, उतनी ही रहेगी, ठीक है। अलॉन्ग दीज टू स्मॉलर न्यूक्लियाई 3 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज, ठीक है। 3 न्यूट्रॉन्स और रिलीज होते हैं, ठीक है। 3 न्यूट्रॉन्स और रिलीज होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 144 प्लस 89 कितना होता है, 9 4 13, 8 4 12, 236 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी 92 मेंटेन है, ठीक है। तो 236 और जो 236 क्या है, 236 मास नंबर है, और 96 क्या है, 6 6 बार 92 क्या है, 92 प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या होता है, बेरियम में जब कन्वर्जन होता है और क्रिप्टॉन में जब टूटता है हैवी यूरेनियम न्यूक्लियस, तो साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी अपने को क्या करता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। 3 न्यूट्रॉन्स और अपना रिलीज कर देता है, ठीक है। 3 न्यूट्रॉन्स अपना रिलीज कर देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 144 प्लस 89 अगर हम करेंगे तो 236 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 न्यूट्रॉन्स और रिलीज जब हो जाते हैं तो ये 3 न्यूट्रॉन्स मान लीजिए ऐसे 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 हो गए, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं ये आपस में चल के फिर 3 न्यूट्रॉन्स में अलग अलग हो जाएंगे, ये, ठीक है। फिर आपस में डिसइंटीग्रेशन होता रहेगा, ठीक है। फिर आगे चल के ये सस्टेन्ड चेन रिएक्शन हो जाएगा, और इसी टाइम पे क्या होता है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुई होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुई होगी ऑफ फिजन फ्रैगमेंट्स बेरियम एंड क्रिप्टन। बेरियम, क्रिप्टन और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। द एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये जो एनर्जी कन्वर्ट आती है इसको हीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। द थ्री न्यूट्रॉन्स एमिटेड इन द प्रोसेस कैन बी एब्जॉर्ब बाय अदर U35 एटम्स। अदर यूरेनियम 235 एटम से मान लीजिए 3 और स्टेबल यूरेनियम 235 एटम्स है, ठीक है। U35 U235 ये स्टेबल है ना सारे, ये हमने देखा था, ये सारे स्टेबल हैं, ठीक है। अब 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आ गए तो क्या हुए, एक न्यूट्रॉन ने इनको बम्बार्ड किया, एक न्यूट्रॉन ने इनको बम्बार्ड किया, और एक न्यूट्रॉन ने इनको बम्बार्ड किया। न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट में क्या हुआ, इन्होंने न्यूट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब ये 236 हो गए, ठीक है। यूरेनियम 236 हो गए, ठीक है। यूरेनियम 236 हो गए। अब ये क्या हुए, ये अनस्टेबल हो गए। अनस्टेबल हो गए तो क्या हुए, फिर ये टूटने लग गए बेरियम और क्रिप्टन में। जब ये टूटे तो फिर 3 अलग न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए। 3 जो न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए वो और दो जो 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए थे वो 3 अलग अलग यूरेनियम न्यूक्लियस के पास चले गए कि भैया हमको एब्जॉर्ब कर लो, वो फिर अनस्टेबल हो गए। तो ऐसे ही सस्टेन्ड चेन रिएक्शन चलता चला जाता है, ठीक है। इट लीड्स टू सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन, ठीक है। आशा करते हैं आपको न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में।
तो हमने देखा था साथियों कैसे न्यूक्लियर फिजन काम करता है, कैसे एक न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किया जाता है स्टेबल न्यूक्लियस पे, स्टेबल यूरेनियम पे, जो कि अनस्टेबल हो जाता है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद यूरेनियम 235 से यूरेनियम 236 हो जाता है। जब यूरेनियम 236 हो जाता है तो वो स्टेबिलिटी की ओर एक्ट करने लगता है, मतलब तब वो अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए स्टेबिलिटी चाहता है। उस स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए वो डिसइंटीग्रेट होता आता है छोटे छोटे न्यूक्लियस में, या जिनको कहें बेरियम में और क्रिप्टन में। और साथ ही साथ एक बाय प्रोडक्ट, 3 न्यूट्रॉन्स और बाय प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। जो 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं वो सस्टेन करते हैं चेन रिएक्शन, वो जाके दूसरे स्टेबल न्यूक्लियस पे अटैच हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर उनसे 3 और निकलते हैं, वो 3 अलग जाके अलग यूरेनियम न्यूक्लियस पे अटैच हो जाते हैं जो स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। तो यूरेनियम 235 से 236 होते रहते हैं। तो ये देखा था हमने न्यूक्लियर फिजन। और जैसे ही ये अनस्टेबिलिटी आती है तो जब ये आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन होता है और तभी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और इसी एनर्जी को जब रिलीज की जाती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, इसको जब हम अप्लाई करते हैं, इसको जब हम कंट्रोल एटमॉस्फेयर में इसको एक्सट्रैक्ट करके इसका एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर या एटॉमिक पाइल, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं या क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, देख लेते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? दिस इज अ प्लांट इन विच सेल्फ सस्टेन्ड कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज मेंटेन्ड एट अ फिक्स्ड रेट, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। सेल्फ सस्टेन्ड मतलब अपने आप कैसे होगा? एक न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करने पे वो 3 न्यूट्रॉन निकले थे, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रॉन निकले हैं ये आपस में निकले जा रहे हैं, ठीक है, और ढेर सारे यूरेनियम स्टेबल एलिमेंट्स हैं, तो सब पे जाके क्या क्या हुए, ये अटैच हो गए, ठीक है। अब फिर ये 3 अलग अलग निकले, ये 3 अलग अलग निकलेंगे, ठीक है, ये 3 अलग अलग निकलेंगे, ठीक है, ये 3 अलग अलग हो गए, ये 3 अलग अलग हो गए। तो इससे क्या है, ये सस्टेन्ड चेन रिएक्शन हो गया। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? ये सस्टेन्ड चेन रिएक्शन है। सस्टेन्ड सेल्फ सस्टेन्ड है, मतलब बाहर की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, बस एक बार न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड किया उसके बाद वो चलते चले जाएंगे। और कंट्रोल्ड है, लेकिन ठीक है, कंट्रोल्ड है। अभी हम देखेंगे कंट्रोल कैसे किया जाता है, ठीक है। At a fixed rate, energy is obtained. Such energy is utilized for several purposes, such as to produce electricity and for research works. A modern reactor, जो modern reactor है, आज के reactor हैं, उनके 2 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले फ्यूल क्यों? इनको न्यूक्लियस चाहिए ना, जो स्टेबल न्यूक्लियस पे ही तो न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करेंगे, हमारे सर पे थोड़ा ना कर देंगे, या कहीं और पे थोड़ा ना कर देंगे कि मन हुआ तो कहीं भी न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट शुरू हो गया। न्यूट्रॉन वैसे भी न्यूट्रल होते हैं, उनका कुछ वैसे भी वो नहीं है। तो न्यूट्रॉन कहाँ पे बॉम्बार्ड करने? एक पर्टिकुलर फ्यूल पे करने होते हैं जो कि स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? वो यूरेनियम 235 होते हैं या पोलोनियम 239 होते हैं, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं। और जब ये स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, हाईली अनस्टेबल होने के बाद फिर जब ये स्टेबिलिटी की तरफ अचीव करने जाते हैं स्टेबिलिटी, उसी दौरान ये न्यूट्रॉन्स एमिट करते हैं, न्यूट्रॉन्स बाय प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं, जिससे और साथ ही साथ ढेर सारी एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। तो फ्यूल क्या है? इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द रिएक्टर, द मैटर विच अंडरगोज फॉर द फिजन रिएक्शन। ये वो मैटर है जो कि फिजन रिएक्शन में काम करते हैं, ठीक है। इन दिस केस यूरेनियम 235 एंड पोलोनियम 239, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो पार्ट होता है वो मॉडरेटर होते हैं, ठीक है। मॉडरेटर क्या है? इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ फास्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फास्ट इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? फास्ट इलेक्ट्रॉन जो भी एमिट, ये मान लीजिए ये यूरेनियम 235 है, U35 है, या पोलोनियम 239 है, ठीक है। U35 है, पोलोनियम 239 है, ठीक है। तो जो पहला जो न्यूट्रॉन होता है वो तो ठीक स्पीड में होता है, ठीक है। जो पहला न्यूट्रॉन होता है वो जब बम्बार्ड किया यूरेनियम 235 को तो आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स हुए, जो इससे 3 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा एमिट होते हैं अनस्टेबल होने के बाद, ये N1 N2 और N3, ठीक है, N3, ये इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ठीक है, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या करने के लिए, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इनको बोलने के लिए भैया आराम से, आप जल्दी में ना रहिए, आराम से धीरे धीरे जाइए। तो इनको धीरे धीरे बोलने के लिए एक इंसान बिठाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेटर, ठीक है। मॉडरेट करता रहता है, ठीक है। जो ज़्यादा गर्म हो जाएंगे न्यूट्रॉन्स तो उनको ठंडा करेगा, कूल डाउन करेगा। तो ये काम होता है मॉडरेटर्स का, ठीक है। मॉडरेटर्स के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो ये मॉडरेटर का क्या काम होता है, हमने बताया, जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स होते हैं बहुत हाई स्पीड में होते हैं, विच एंड
what does moderator do? It reduces the speed of fast neutrons, thereby turning them into thermal neutrons capable of sustaining nuclear chain reaction. ठीक है, आराम से जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे तो धीरे धीरे आराम से सस्टेन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता रहेगा. ठीक है, अब मॉडरेटर के तौर पे कौन कौन से एलिमेंट्स यूज करे जाते हैं? तो लाइट वाटर या नॉर्मल वाटर मॉडरेटर के तौर पे यूज किया जाता है. हैवी वाटर ड्यूट्रियम ऑक्साइड, ठीक है, ड्यूट्रियम ऑक्साइड, और या फिर ग्रेफाइट या फिर बेरिलियम. ठीक है, ये चारों आप एकदम रट लीजिएगा, एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही पूछेगा कि मॉडरेटर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर होते हैं वो कौन से यूज होते हैं. तो आपको याद रखना है वाटर, हैवी वाटर, ग्रेफाइट और बेरिलियम. ठीक है, लाइट वाटर इज मोस्ट कॉमनली यूज. हो सकता है आपसे ये भी दे दे क्या कर दे कि चारों ऑप्शन दे दे मॉडरेटर के, लेकिन सबसे पूछ ले सबसे कॉमनली यूज रिएक्टर कौन सा, कॉमनली यूज एलिमेंट्स कौन सा होता है, कॉमनली यूज मॉडरेटर कौन सा होता है. तो कॉमनली यूज जो मॉडरेटर है वो होता है लाइट वाटर. ठीक है, इसके बाद मॉडरेटर क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं स्पीड. ठीक है, इसके बाद कूलेंट आते हैं. कूलेंट क्यों है? क्योंकि हाई एनर्जी रिलीज होती है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जब आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन होता है. तो इतनी एनर्जी तो हमें चाहिए नहीं, हमें जितनी चाहिए हम उतनी ही यूज़ करेंगे. तो जो इतनी ज़्यादा एनर्जी है, इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है कि आसपास की चीज़ें पिघलने लग सकती हैं, तो इसीलिए कूलेंट का यूज़ किया जाता है. ठीक है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग फिशन विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ प्लांट्स टेम्परेचर. प्लांट का जो टेम्परेचर होता है, न्यूक्लियर प्लांट का टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई हो जाता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उनको क्या करने के लिए, उनको ठंडा करने के लिए कूलेंट का यूज़ किया जाता है. ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, कूलेंट. जब बहुत गर्म हो जाते हैं, एनर्जी जब बहुत रिलीज होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो उन गर्मी को कम करने के लिए क्या यूज़ होता है? कूलेंट यूज़ होता है, सच एज एयर, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इज फ्लोन थ्रू द रिएक्टर. ठीक है, तो ये एयर फ्लो कर दी जाती है, जिससे ठंडी ठंडी एयर फ्लो कर दी जाती है जिससे गर्माहट एब्जॉर्ब हो जाए. ठंडा पानी दे दिया जाता है प्लांट के अंदर, या कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा हीटनेस है, वो क्या होता है, एक्स्ट्रा हीट जो है एनर्जी में एब्जॉर्ब हो जाती है. ठीक, फिर आते हैं हमारे लास्ट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कंट्रोल रॉड्स. ठीक है, कंट्रोल्ड रॉड्स. ठीक है, कंट्रोल रॉड्स क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स. ठीक है, मॉडरेटर ने क्या किया था, यहाँ पे हमने देखा था, तो मॉडरेटर ने हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स को क्या किया था? स्लो डाउन कर दिया था. अब वो स्लो डाउन होके कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? कंट्रोल रॉड्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है, व्हेन दीज रॉड्स आर पुश्ड इनटू रिएक्टर द फिजन रेट स्लो डाउन एंड व्हेन दे आर विथड्रॉन फ्रॉम द रिएक्टर फिजन रेट इंक्रीजेस. ठीक है, फॉर दिस पर्पस कैडमियम एंड बोरॉन्स आर यूज. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये वाला देखिए आप. ठीक है, ये वाली पार्ट देखिए. ठीक है, इसको ऐसे बना देते हैं. यहाँ पे ये ढेर सारी, ये जो न्यूट्रॉन था, ये न्यूट्रॉन है. न्यूट्रॉन ने क्या किया? बॉम्बार्ड किया यूरेनियम 235 पे. 3 अलग अलग न्यूट्रॉन्स निकले. ठीक है, 3 अलग अलग न्यूट्रॉन्स बाय प्रोडक्ट्स निकले. इन 3 ने फिर और किया तो इन 3 के और निकले. ठीक है, इन 3 के और 3 न्यूट्रॉन्स निकले, ये 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 और इनसे ये. ठीक है, अब मान लीजिए क्या है, मान लीजिए आपको क्या करना है, आपका जो काम है, आपको जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ N3 से ही मिल पाएगी. ठीक है, N3 से ही पूरी हो पाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है और न्यूट्रॉन्स की. ठीक है, तो मतलब पहले न्यूट्रॉन वाला जो 3 अलग अलग न्यूट्रॉन्स एमिट किए, उन 3 न्यूट्रॉन में से जो N3 था उन्होंने 3 और एमिट किए. ठीक है, उन्होंने 3 और एमिट किए. तो टोटल हमारे पास कितने हैं? हमारे पास, हम आपको मार्किंग कर देते ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा. हमारे पास टोटल है हमारे पास 1 2 3 इसके हुए, 4 5 6 इसके हो गए, और 7 8 9, मतलब सबके 3 3, तो टोटल 9 हो गए. ठीक है, टोटल 9 हो गए. ठीक है, अब ये 3 भी हैं, 1 2 3, तो ये 9 3 12 हो गए. ठीक है, इसको आप 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, और इसको 3 मान लीजिए. ठीक है, तो हमारे पास टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हैं? ये 3 प्लस 9 3 12. ठीक है, 12, पर हमें ज़रूरत है सिर्फ 6 की. ठीक है, अभी 12 है हमारे पास टोटल न्यूट्रॉन, पर हमें सिर्फ 6 की ज़रूरत है. ठीक है, तो जिन 6 की ज़रूरत है उनको तो हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, उनको हमने यूज़ कर लिया, पर जो एक्स्ट्रा 6 बचे हैं उनका क्या करेंगे? वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं कैडमियम रॉड्स में या बोरॉन रॉड्स में. ये हैं एक्स्ट्रा 6 हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है हमको, जो रिलीज होंगे ही होंगे एनी हाउ, उनको क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. ठीक है, तो ये यूज़ होते हैं कंट्रोल रॉड्स में. ठीक है, इनको क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब करके हटा देते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से, तो बाकी बचते हैं ये 3.
ठीक है। फिर ये 3 ऐसे एमिट करेंगे और 3 आएंगे, फिर इन 2 को हटा के एक पे यूज़ किया जाएगा, फिर 3 ऐसे आएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, ये जो ढेर सारे न्यूट्रॉन्स रिलीज होते रहते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, नहीं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो वो अनकंट्रोल्ड एनर्जी हो जाएगी। यहाँ हमें कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन चाहिए, ठीक है। कंट्रोल चेन रिएक्शन यूज़ करने के लिए हम कंट्रोल रॉड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फ्यूल समझ में आया होगा, मॉडरेटर समझ में आया होगा, कूलेंट समझ में आया होगा और कंट्रोल रॉड समझ में आई होंगी। तो अभी हमने न्यूक्लियर फिजन देखा, न्यूक्लियर फिजन का एप्लीकेशन देखा। अब हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन देखेंगे और उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन का एप्लीकेशन देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में देखने से पहले ये वाला वीडियो देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, 2 छोटे छोटे जो न्यूक्लियस हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। फिर से देखते हैं, ये देखिए 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, आपस में कंबाइन होकर और बहुत एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई। तो ये छोटा सा जो आपके लिए विजुअलाइजेशन था, ये न्यूक्लियर फ्यूजन का था, ठीक है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन का था। सिंपल सी बात है। अभी हमने देखा था, क्या देखा था, न्यूक्लियर फिजन में क्या देखा था, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, बहुत हैवी न्यूक्लियस होता है यूरेनियम का जो कि स्टेबल होता है 235 पे, ठीक है। और जब इसको न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट किया जाता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है और अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। 236 यूरेनियम, ठीक है, ये यूरेनियम 236 हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है जब न्यूट्रॉन्स को, और ये अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। अनस्टेबल हो गया है तो क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। ऑब्वियसली अनस्टेबल होती हैं जो चीज़ें वो स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब स्प्लिट होते हैं तो ये बेरियम में स्प्लिट हो जाते हैं, प्लस क्रिप्टॉन में, ठीक है, छोटे छोटे न्यूक्लियाइज में, ठीक है। प्लस क्या होता है, प्लस 3 न्यूट्रॉन्स और रिलीज होते हैं, और एंड लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑल्सो गेट्स रिलीज, ठीक है। तो ये इसमें देखा था कि ये जो एक बहुत हैवी न्यूक्लियस था यूरेनियम 236, ये क्या हुआ, ये छोटे छोटे जो न्यूक्लियाई हैं उनमें क्या हुआ था, उनमें स्प्लिट हो गया था, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन हो गया था, और उसी के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो इसी का उल्टा क्या है, इसी का उल्टा अगर हम इधर से देखिए वाला, ठीक है, अभी हमने इधर से देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे, ठीक है, रेड एरो को देखिएगा, ऐसे देख रहे थे, ठीक है। अब ग्रीन एरो को देखिएगा आप, ठीक है। अगर हम इधर से देखें, ग्रीन एरो की तरफ से देखें, अगर इसको चेन को उल्टी कर दें, तो अगर मान लीजिए 2 छोटे छोटे एटम्स, बैरियम और क्रिप्टन, 2 छोटे छोटे एटम्स हैं, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, आपस में मिल गए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बड़ा न्यूक्लियस, बड़ा यूरेनियम बन जाएगा, बड़ा न्यूक्लियस बन जाएगा। 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में क्या हुए, मिल गए, और ये क्या हुए, बड़े एक न्यूक्लियस में फॉर्म हुए, तो इसको कहते हैं फ्यूजन, ठीक है। तो वही न्यूक्लियर फिजन का उल्टा फ्यूजन, ठीक है। वो जो प्रोसेस है वही सेम है एकदम, जो रास्ता लिया है दोनों ने सेम लिया है, बस एक अहमदाबाद से बॉम्बे जा रहा है, दूसरा बॉम्बे से अहमदाबाद आ रहा है, ठीक है, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं जो आपस में फ्यूज होके क्या हो जाते हैं, बड़े न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है, बड़े न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, देख लेते हैं। व्हेन 2 or more light nucleus moving with very high speed mutually fuse to form heavy nucleus, this process is termed as nuclear fusion। बिल्कुल अभी हमने देखा था, ये विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं, आपस में जब वो लड़ते हैं, भिड़ते हैं, आपस में मर्ज होते हैं, तब क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस बनता है, और इसी को फ्यूजन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। द मास ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन रिएक्शन इज लेस देन दैट ऑफ मास ऑफ ओरिजिनल फ्यूजिंग न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इनका जो नया न्यूक्लियस बना है उसका मास कम रहेगा, किससे, ओरिजिनल जो न्यूक्लियाई मासेज रहे हैं उनके। मान लीजिए 2 अलग अलग छोटे छोटे मासेज रहे हैं, ठीक है, इनका मास है 30 किलो, ठीक है, और इनका मास है 40 किलो, ठीक है, इनका मास है 30 किलो, इनका मास है 40 किलो, तो जो रिजल्टेंट होगा वो 70 किलो नहीं होगा, वो 60 किलो होगा, ठीक है, वो 60 किलो होगा, क्योंकि इनके मास से कम रहेगा, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन रिएक्शन इज लेस दैन दैट ऑफ मासेज ऑफ ओरिजिनल फ्यूजिंग न्यूक्लियर, ठीक है। द लॉस इन मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो जो लॉस, मास का लॉस हुआ है, जो लॉस हुआ है मास का, वही हो जाता है कन्वर्जन एनर्जी में, ठीक है, उसी का एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है, उसी का एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है। तो हम लोग ने न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में देखा था कि कैसे मास के चेंज होने पे क्या होता है, जो लॉस होता है मास
कि चेंज होने पे जब आपस में दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं और बड़ा न्यूक्लियस बन जाते हैं तो कैसे मास कम हो जाता है, और ये मास का जो लॉस होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। फॉर एग्जांपल व्हेन टू न्यूट्रॉन्स फ्यूज विद ईच अदर अ ट्रिटियम इज फाउंड, ठीक है, अभी हम देखेंगे ये, इसको आप बस ऐसे टेक्सचुअल पढ़ लीजिए। एनर्जी रिलीज बाय फ्यूजन ऑफ हेवी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इज मच मोर देन एनर्जी रिलीज बाय फिजन ऑफ इक्वल मास ऑफ यूरेनियम 235। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि एनर्जी जो न्यूक्लियर फ्यूजन में रिलीज होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, कंपेयर्ड विद न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, कंपेयर्ड विद न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और अभी हम लोग देखेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्यूजन क्या था, ये देखते हैं, और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, क्या क्या मैथमेटिकल इक्वेशंस कैसे आते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि जब दो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं, जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं जो होते हैं यूजुअली आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जो यूजुअली होते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स कौन होते हैं? जिनका एटॉमिक वेट सेम रहता है, जिनका एटॉमिक वेट सेम रहता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो सेम रहते हैं, ठीक है, एटॉमिक वेट सेम रहता है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहते हैं, ठीक है, प्रोटॉन सेम रहते हैं। कम क्लोज इनफ फॉर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स टू ओवरकम देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, when they fuse they form a nucleus and release energy, ठीक है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा मत देखिएगा इतना कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फेस करते हैं, कूलॉन्ग फोर्स को, कूलॉन्ग फोर्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इतना नहीं आपको देखना है, बस आपको ये देखना है दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई क्या होते हैं, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं, वो आपस में फ्यूज होते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियाई बन जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा न्यूक्लियाई बन जाता है, न्यूक्लियस सॉरी बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म से देखते हैं क्योंकि इक्वेशन के फॉर्म में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है और ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहती है चीज़ें, ठीक है। तो जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है वो है ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। तो ये बात आप याद रखिएगा कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, ठीक है, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, ठीक है। डी से याद रखिएगा दो, मतलब इनके पास दो न्यूट्रॉन है। ट्री से याद रखिएगा इनके पास, मतलब इनका जो इनके पास मास नंबर जो है वो 2 है, और ट्रीटियम का है मास नंबर 3, ठीक है। प्रोटॉन तो सेम ही होने हैं क्योंकि आइसोटोप सेम है, आइसोटोप सेम होने का मतलब क्या है, एटॉमिक वेट सेम है, एटॉमिक वेट सेम होने का मतलब क्या होता है कि प्रोटॉन सेम है, तो एक एक प्रोटॉन दोनों ही में रहेंगे, खाली न्यूट्रॉन्स की मात्रा बदलेगी, ठीक है, न्यूट्रॉन्स की मात्रा बदलेगी। तो जब मात्रा बदली और एक न्यूट्रॉन हुआ, एक प्रोटॉन हुआ, तो उसको ड्यूट्रियम बोला गया। जब प्रोटॉन एक ही रहा, न्यूट्रॉन 2 हो गया, तो उसको ट्रीटियम बोला गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 2 न्यूट्रॉन तो ट्रीटियम कहलाएगा, एक न्यूट्रॉन तो ड्यूट्रियम कहलाएगा वो, ठीक है। अब क्या होता है, ये ड्यूट्रियम ये डी है और ये टी है, ठीक है, ये टी है ये डी है, ठीक है, ये आपस में फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। प्रोटॉन वही है, सेम है, क्योंकि आइसोटोप्स हैं ये हाइड्रोजन के, न्यूट्रॉन्स खाली अलग अलग होंगे, न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट नहीं हो रहा है, अनलाइक फिजन, जहाँ पे फिजन में न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट होता था, न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट होता था, जिससे क्या है अनस्टेबल, जो स्टेबल न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, स्टेबल न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल हो जाता है। यहाँ पे जो ड्यूट्रियम है ट्रीटियम है ये अनस्टेबल है, ठीक है, ये अनस्टेबल है। अब ये किसकी तरफ जाएंगे, ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। तो पहली बार जब स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे तब इनको हीलियम मिलेगा एज स्टेबल मटेरियल, ठीक है। स्टेबल मटेरियल क्या मिलेगा इनको, हीलियम। तो हीलियम का स्टेबल मटेरियल में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब इनका जो मास नंबर है वो 4 है और जो एटॉमिक वेट है वो 2 है, मतलब प्रोटॉन्स 2 हो गए और न्यूट्रॉन्स 2 हो गए, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स। ये किसका हो गया, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये जो 2 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन थे अनस्टेबल थे, स्टेबिलिटी अचीव करने के चक्कर में क्या मिल जाता है इनको हीलियम का न्यूक्लियस मिल जाता है और ये स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं, ठीक है, ये स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं। पर हमने देखा दोनों के पास कितने न्यूट्रॉन्स थे, तो दोनों के पास क्या थे, एक के पास 2 न्यूट्रॉन और एक के पास क्या हुआ था, एक के पास एक और न्यूट्रॉन था, ठीक है। तो अब एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, एक न्यूट्रॉन क्या होगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो होता है ये बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, ठीक है, इसमें भी देखिए न्यूट्रॉन्स रिलीज होता है बाय प्रोडक्ट का। जैसे उसमें स्टेबिलिटी लेने के लिए वहाँ पे भी एक न्यूट्रॉन एमिट होता था, तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए एक जो न्यूट्रॉन है वो बाय प्रोडक्ट की तरह रिलीज होता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। एक न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन जो होता है बाई प्रोडक्ट की तरह रिलीज होता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये सबसे कॉमन ड्यूटियम ट्रिटियम फ्यूजन रिएक्शन है, ठीक है, सबसे कॉमन ड्यूटियम ट्रिटियम फ्यूजन रिएक्शन है, ठीक है। इसके लिए आपको सिंप्लीफाई कर दिया गया ताकि हमने जो बताया है अगर आप भूल भी जाएं तो ये पढ़ लीजिएगा। ड्यूटियम क्या है, हाइड्रोजन आइसोटोप विद 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, हमने बताया आपको। ट्रिटियम में क्या है, हाइड्रोजन आइसोटोप विद 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। फिर ये हीलियम को स्टेबल कर देते हैं, मतलब स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं तो इन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्टेबिलिटी जब ये लाते हैं, स्टेबिलिटी जब इनके पास आती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं हीलियम के फॉर्म में, ठीक है, हीलियम के न्यूक्लियस में फॉर्म हो जाते हैं अ स्टेबल न्यूक्लियस विद 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन। तो हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेते हैं, हीलियम बना देते हैं, दो छोटे छोटे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मिलकर क्या बना लेते हैं, हीलियम न्यूक्लियस बना लेते हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, और साथ ही साथ 17 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी रिलीज होती है, जो बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है। और आप ये याद रखेंगे ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होती है, ना कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होती है। आप इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्यूजन देखा, बेसिक जो इक्वेशन होती है ड्यूट्रियम ट्रिटियम फ्यूजन रिएक्शन वो देखा, और साथ ही साथ देखा किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है। अब और कुछ बातें करते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि फ्यूजन में एनर्जी रिलीज क्यों होती है, ठीक है, फ्यूजन में एनर्जी रिलीज क्यों होती है, ये भी तो जानना जरूरी है, क्यों जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंडेड लग रहा होगा ये लेक्चर, पर ठीक है, आप एक बार देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से, वाई डज फ्यूजन रिलीज एनर्जी, ठीक है, फ्यूजन एनर्जी क्यों रिलीज करता है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस फॉर न्यूक्लियाई एज दे बिकम हेवियर अप टू एलिमेंट्स अराउंड आयरन, ठीक है। लाइट न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन आइसोटोप्स हैविंग लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन व्हेन दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियस हेवियर न्यूक्लियस, द रिजल्टेंट न्यूक्लियस has higher binding energy per nucleon and difference in binding energy is released as energy, ठीक है। तो difference in binding energy, बस एक बात ये याद रखिएगा, आपसे हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली यही पूछ लें कि why does fusion release energy या how does fusion release energy, तो because of difference in binding energy, ठीक है, because of difference in binding energy। यहाँ पे आइंस्टीन साहब का एक इक्वेशन है इसी के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो E is equal to energy released, डेल्टा M is equal to mass difference, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट मतलब ड्यूट्रियम और ट्रिटियम का जो मास था उनका कुल मिला के कितना मास हुआ, माइनस जो हीलियम फॉर्म हुआ है उसका मास। जब इन दोनों का मास देखा जाता है तो यही एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, यही एनर्जी रिलीज होती है। इवन दो मास डिफरेंस इज टाइनी, द स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर्ड इज वेरी लार्ज, सो अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लॉस रिजल्ट्स इन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये याद याद रखिएगा, ठीक है। छोटा सा अमाउंट होता है लेकिन वो एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि मास जो है अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग हो जाती है और फ्यूजन में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिएगा, थोड़ा सा कोर में पॉइंट है, थोड़ा सा डीप में है पर ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए आपको बताया गया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं फ्यूजन रिएक्शंस कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है सन में, ठीक है, सन में जो है प्रोटॉन प्रोटॉन चेन के रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। इन स्टार्स लाइक सन फ्यूजन अकर्स प्राइमरली थ्रू प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन, ठीक है, एक प्रोटॉन एक मास नंबर एक एटॉमिक नंबर, एक प्रोटॉन एक एटॉम, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन में क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, प्लस वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। टू प्रोटॉन्स कंबाइन टू फॉर्म ड्यूट्रियम रिलीजिंग अ पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। इतना डीप में नहीं जाना है, बस आप ये याद रखिएगा कि जो है सन में क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन होता है, ठीक है। सन में क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, फ्यूजन हो जाता है। ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम या प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो ये सन में होते हैं, स्टार्स में होते हैं। अब ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इसीलिए रिलीज की जाती है, ठीक है। तो आशा करते हैं हमने यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन को पूरा सा अच्छे से हम लोग ने कवर कर लिया। अब इससे रिलेटेड कहीं भी कोई भी पॉइंट पूछा जाएगा हम लोग बहुत आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं।
तो न्यूक्लियर फ्यूजन में हम लोग ने देखा कैसे दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होके न्यूक्लियस बना लेते हैं। इनका हमने रिएक्शन देखा था, बेसिक कंसेप्ट देखा था, ड्यूटियम ट्रिटियम फ्यूजन रिएक्शन देखा था। साथ ही साथ हमने देखा था कि रिलीज एनर्जी क्यों होती है फ्यूजन के दौरान, ठीक है। इसके बाद हमने अदर चेन रिएक्शंस देखे थे, अदर फ्यूजन रिएक्शंस देखे थे जो सन में होते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट में हम ये देखते हैं कि फ्यूजन की कंडीशंस क्या होती हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर फ्यूजन टू अकर एटॉमिक न्यूक्लियाई नीड टू ओवरकम कूलॉम बैरियर, ठीक है। कूलॉम बैरियर को ओवरकम करना होता है, तभी क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो पाएगी, ठीक है। तो ये एनर्जी कैसे रिलीज होगी या कूलॉम बैरियर कैसे ओवरकम किया जाएगा, तो हाई टेम्परेचर की वजह से। तो हमें पता है स्टार्स में, सन में बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रहती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रहती है और बहुत ज़्यादा डेंसिटी रहती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेंसिटी रहती है जिसकी वजह से क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है। तो आपको दो बातें याद रखनी है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो है, इनकी दो रिक्वायरमेंट्स है फ्यूजन की, ठीक है। हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटी या हाई प्रेशर, ठीक है। हाई डेंसिटी या हाई प्रेशर, तभी ये कूलॉम बैरियर जो है ओवरकम कर पाएंगे। और क्या करेंगे, इन स्टार्स दीज कंडीशंस आर मेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल प्रेशर एंड एक्सट्रीमली हाई कोर टेम्परेचर्स इन द रेंज ऑफ 15 मिलियन केल्विन इन द सन्स कोर। इसीलिए यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया था ना, अभी हम बताएंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्यों होते हैं सन में, क्योंकि सन के पास सारी कंडीशंस है। क्या कंडीशन है, हाई टेम्परेचर है और हाई प्रेशर या हाई डेंसिटी है, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे न्यूक्लियस है आपस में कूलॉम बैरियर को ओवरकम करते हैं, फ्यूज होते हैं और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज क्यों होती है, ड्यू टू डिफरेंस इन मास ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो हमने दोनों चीज़ें देखी थी, न्यूक्लियर फिजन देखा था, फिर न्यूक्लियर फिजन का एप्लीकेशन देखा था न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस में या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, कैसे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन यूज होता है। और हमने फिर उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन देखा था, कैसे दो छोटे छोटे आइसोटोप्स हाइड्रोजन के आपस में मिलके हीलियम का स्टेबिलिटी प्राप्त करते हैं, हीलियम की स्टेबिलिटी का न्यूक्लियस अटेन करते हैं और साथ ही साथ हाई वोल्टेज या हाई एनर्जी एमिट करते हैं, सॉरी हाई एनर्जी एमिट करते हैं, ठीक है। अब उन्हीं दोनों के एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए हमने कुछ लीथल वेपन्स बना लिए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा जो है संसार में काफ़ी ज़्यादा त्राही मची थी। और ये क्यों मची थी, अब हम लोग देखते हैं। क्योंकि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस से एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम बना लिए गए थे, ठीक है, जो कि ह्यूमैनिटी को, पूरा ह्यूमैनिटी का सर्वनाश कर सकते हैं। मानवता का जो नाम है, निशान है पृथ्वी से, वो खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मुद्दा मानवता का नहीं है, हमारा मुद्दा है एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में जानने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एटॉमिक बॉम्ब कैसे काम करते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो न्यूक्लियर बॉम्ब इज मोर सुटेबल नेम फॉर एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है। एटम बम जो होता है वो न्यूक्लियर ही बॉम्ब होता है, ठीक है। इट इज सच अ डिवाइस इन विच अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन कहाँ देखा था हमने, चेन रिएक्शन हमने देखा था फिजन में, ठीक है। चेन रिएक्शन हमने कहाँ देखा था, चेन रिएक्शन हमने देखा था न्यूक्लियर फिजन में, FISS लिख देते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन में देखा था, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे स्टेबल न्यूक्लियस पे जब न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड किए जाते हैं तो वो आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, रिजल्टिंग इन दी एमिटिंग ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स। और फिर 3 न्यूट्रॉन्स अलग अलग जाके करते हैं, अलग अलग स्टेबल न्यूक्लियस में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो और 3 एमिट करते हैं। इसी तरह से 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, ऐसे ऐसे एमिट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन तो है, फिजन का काम तो कर रहा है, पर अनकंट्रोल्ड है। मतलब अनकंट्रोल्ड मतलब क्या है, तो हमने न्यूक्लियर रिएक्टर में देखा था कैसे चीज़ें कंट्रोल्ड होती हैं, मॉडरेटर्स यूज़ होते हैं, कूलेंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है, रॉड्स यूज़ होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पर जब एटॉमिक बॉम्ब होता है उसमें सिर्फ चेन रिएक्शन को ऐसे ही अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया जाता है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड एकदम लीव कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, फास्ट मूविंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाई एनर्जी एमिट करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस इन वेरी शॉर्ट टाइम अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है, क्योंकि जो एमिटिंग न्यूट्रॉन्स हैं, जो न्यूट्रॉन्स एनर्जी कैरी कर रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, उनको एकदम अनकंट्रोल छोड़ दिया जाता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। इन एटम बॉम्ब 2 सेगमेंट्स ऑफ यूरेनियम या प्लूटोनियम आर यूज। तो हमने देखा था यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 यूज़ किया जाता है, दोनों ही स्टेबल होते हैं और न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या हो जाते हैं, ये अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। These segment mass is less than their critical mass and are kept separately. Critical mass is the smallest amount of fissile material needed for sustained nuclear chain reaction. The critical mass of fissile material depends upon its nuclear properties, its density, its shape, its enrichment, its purity, its temperature and its surroundings. The temperature range of 10 raised to the power 7 degrees Celsius and pressure equivalent to lack of atmospheric pressure is produced on the explosion of atomic bomb, ठीक है। तो आपको ये वाला पार्ट नहीं याद रखना है, हल्का सा पढ़ लीजिएगा कि
फिजाइल मटेरियल किस किस चीज़ पे डिपेंड होते हैं, तो उनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ पे, उनकी डेंसिटी पे, शेप पे, एनरिचमेंट पे, प्योरिटी पे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ हमने बात की एटॉमिक बॉम्ब की। अब हम फ्यूजन की बात करेंगे। फ्यूजन की बात करने में हम क्या देखेंगे, फ्यूजन की बात जब हम करेंगे तो हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, क्योंकि फ्यूजन में हमने क्या देखा था, फ्यूजन में हमने देखा था कि कैसे दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, वो आपस में क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं 4 हीलियम के न्यूक्लियस बनने में। ठीक है, हीलियम के न्यूक्लियस बनने में कैसे ड्यूट्रियम और ट्रीटियम जो होते हैं कंबाइन हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं न्यूक्लियस बनने में हीलियम के। ठीक है, तो ये बातें हमने देखी थी। तो इट इज़ अ न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब। इट इज़ बेस्ड ऑन द फ्यूजन ऑफ हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई सिंस फ्यूजन टेक प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो हमने आपको बताया था न्यूक्लियर फ्यूजन की दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि बहुत हाई टेम्परेचर होना चाहिए और बहुत ही हाई डेंसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो since fusion take place at very high temperature and high pressure, an atom bomb is used as an igniter along with fusion bomb. In hydrogen bomb, the process of fusion is uncontrolled reaction whose application may be proved only destructive. In fact, the source of boundless energy of sun is fusion of light nuclei. ये हमने सारी बातें देखी थी। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन यूज करता है, एटॉमिक बॉम्ब फिशन यूज करता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये एटॉमिक बॉम्ब्स दिए गए हैं, इनका यहाँ पे पूरा एक्सप्लोजन दिया गया है, कैसे कैसे काम होता है ये बातें लिखी हुई हैं। बहुत अच्छा था हमको ये वाला जो क्या कहते हैं इसको, जो इमेज है या बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन लगा था। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे ये जो एटॉमिक बॉम्ब्स है ना, ये एटॉमिक बॉम्ब है। लेफ्ट में देखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्राइमरी रिएक्शन यूज्ड इन एटॉमिक बॉम्ब्स। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन यूज होता है। कोई हाँ ये ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स में एटॉमिक बॉम्ब्स में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यूज होता है। ठीक है, हेयर वी कंपेयर द रिएक्टिव आउटकम्स ऑफ एटॉमिक एंड हाइड्रोजन बॉम्ब दैट हैव बीन यूज इन द पास्ट। तो पास्ट में कैसे यूज हुआ था, लिटिल बॉय के नाम से यूज हुआ था 1945 में, जब हिरोशिमा में गिरा था, और नागासाकी में फैट मैन। ठीक है, फैट मैन। ठीक है, तो ये 15 किलो टन्स और ये 21 किलो टन्स की एनर्जी रिलीज हुई थी। और जिनका ये एटॉमिक बॉम्बिंग्स हुई थी, इनका जो क्लाउड बना था ये लगभग 2 किलोमीटर तक बना था। ठीक है, ये जो क्लाउड बना था ये लगभग 2 किलोमीटर तक बना था। ठीक है, अब इसी के कंपैरिजन में आप हाइड्रोजन बॉम्ब्स देखिए, हाइड्रोजन बॉम्ब देखिए, ये न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब कासल ब्रावो नाम का हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया गया था। ठीक है, ये टेस्ट किया गया था, टेस्टेड इन बाय यूएसए एंड रशिया। तो कासल ब्रावो टेस्ट किया गया था यूएसए द्वारा, और हाइड्रोजन बॉम्ब जब रशिया ने टेस्ट किया था जार बॉम्बो, तो इसकी 51,000 फीट तक इसके क्लाउड्स गए थे। ठीक है, देख रहे हैं आप कैसे लेफ्ट हैंड साइड में एटॉमिक बॉम्ब्स है और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन बॉम्ब्स है। हाइड्रोजन बॉम्ब्स की आप इंटेंसिटी देख रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पावर इज मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव एनर्जी इट कैन प्रोड्यूस इन किलो टन्स ऑफ TNT। ठीक है, तो इतना आपको नहीं देखना है। तो आप देखिए 60 किलोमीटर तक लगभग ऊपर ये चले गए थे। ठीक है, 60 किलोमीटर तक लगभग ये चले गए थे। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा हाइड्रोजन बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब में, एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या क्या अंतर है और कैसे कैसे ये लोग फिजन और फ्यूजन का इस्तेमाल करते हुए हैवी डिस्ट्रक्शन